गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक प्रधान के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करी, अब इस वीडियो में मैं आपको भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है, देश का मुखिया, जिसको कि हम राष्ट्रपति कहते हैं, इनका डिटेल स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उनकी स्थिति कैसी होती है, राष्ट्रपति जी के पास में कौन कौन सी पावर्स होती हैं, इन सब का अध्ययन हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार को ही संघ कार्यपालिका कहा जाता है। केंद्र सरकार के अंदर संसद आती है और कार्यपालिका जिसमें हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह सभी आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही संघ की कार्यपालिका कहा जाता है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है और संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को सम्मिलित किया गया है। संघीय कार्यपालिका जो है इसके अंदर राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट के सबसे बड़े न्यायाधीश होते हैं। तो अब हम इस वीडियो में जो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चूँकि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, जिसमें 2 प्रकार के मुखिया होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट इज द प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सरकार का मुखिया होता है, वास्तविक कार्यपालक होता है, और नाममात्र का जो कार्यपालक होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है, जिसे देश का मुखिया कहा जाता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से अपनाई गई है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में अंतर है, क्योंकि वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो वंशानुगत होता है, जबकि भारत का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव किया जाता है, इसलिए भारत गणराज्य है। आपके कई बार सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में सवाल आता है कि भारत गणराज्य है क्यों? क्योंकि यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट या संवैधानिक प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है, न कि वो वंशानुगत होता है, इसलिए भारत क्या है? गणराज्य। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है, जिसमें कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी तथा इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। ये अनुच्छेद 52 और 53 में ऐसा कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और सभी प्रकार की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद मैंने पिछले वीडियो में बताए, 52, 53, 55, 56 और जो जितने भी वीडियो, ये 62 देख लेते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे अपने के लिए निर्वाचन का समय तथा आकस्मिक रिक्त होने की स्थिति में निर्वाचन तथा निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति के समाधान का अधिकार दिया गया है। 79 में इस कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इलेक्शन किस प्रकार से होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचन के बारे में बताया गया है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा एक निर्वाचक मंडल द्वारा, इलेक्टोरल बोर्ड के द्वारा होगा, जिसमें संसद के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, यानी संसद में दोनों सदन आ गए, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो केवल निर्वाचित होने चाहिए। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। निर्वाचक का मतलब हुआ मतदाताओं का एक मंडल, कि राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देंगे। तो पहला वोट देंगे वो जो लोग हैं संसद के, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। किंतु 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ और उसका हुआ 17वें संविधान संशोधन के द्वारा ये फिक्स किया गया या डिसाइड किया गया कि दिल्ली और पांडिचेरी
या पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 1992 में 17वें संविधान संशोधन द्वारा ये डिसाइड किया गया, ये संशोधन किया गया कि संसद के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो आप यहाँ एक नोटिस करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल इलेक्टेड या निर्वाचित मेंबर ही भाग लेंगे। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि मनोनीत व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। केवल और केवल चुने हुए व्यक्ति जिनका चुनाव हुआ है वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। मनोनीत व्यक्ति जो कि राज्यसभा के अंदर 12 होते हैं, लोकसभा के अंदर 2 होते हैं और विधानसभाओं के अंदर भी एक एक व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति का जब चुनाव निर्वाचक मंडल बनेगा उसमें केवल और केवल संसद के निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर, राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेंगे। तो यहाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मुझे शायद पूरा विश्वास है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, 17वें संविधान संशोधन 1992 के बाद में दिल्ली और पुडुचेरी, चूँकि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं लेकिन इनके भी विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि किस प्रकार से इनका चुनाव होगा, ये अनुच्छेद 55 में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ये रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व थॉमस हेयर द्वारा दी गई है और इसके अंदर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिंगल वोट ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हुआ? क्योंकि हमने MP MLAs को डायरेक्ट वोट दिया, प्रत्यक्ष वोट दिया है और वो हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति MP MLAs किसी दूसरे व्यक्ति का चुनाव अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं, तो ऐसे चुनाव को हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में समरूपता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसके लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों और संसद के सदस्यों के मत का जो मूल्य निकाला जाता है, इसके लिए 2 सूत्र अलग अलग सूत्र बताए गए हैं। राज्य विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य किस प्रकार से निकाला जाएगा, इन संसद के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य का फॉर्मूला अलग अलग है ताकि उनका वेटेज लगभग बराबर आ जाए। राज्य विधानसभा का फॉर्मूला किस प्रकार से होता है? राज्य की कुल जनसंख्या, संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, जिस उस राज्य में कितने सदस्य निर्वाचित हुए, और डिवाइड बाई 1000। जो फिगर आएगा वो एक विधायक के मूल्य का मत का मूल्य होगा। इसी प्रकार से संसद के सदस्य का मत का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य का योग, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्यों का योग सभी विधायकों के मत मूल्यों को जोड़ लिया जाएगा बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों का योग, जितना संसद के निर्वाचित सदस्य हैं उनका इसके अंदर भाग दे दिया जाएगा। जो संख्या निकलेगी
उसको हम वोट वैल्यू माना जाएगा। इसके बाद मतदान प्रारंभ होता है। प्रत्येक मतदाता को उतने ही वोट देने का अधिकार होता है जितने कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़े होते हैं। मान लो कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार 4 खड़े हुए हैं, तो एक वोटर 4 वोट देगा और वो चारों वोट प्रेफरेंस के अनुसार देगा कि वो किसी को प्रेफरेंस नंबर 1 पे रख सकता है, किसी को प्रेफरेंस नंबर 2 पे भी रख सकता है, तीसरे को 1 नंबर पे रख सकता है, पहले को 4 नंबर पर भी वो रख सकता है कि अगर मेरे वोट से को जीते तो पहला प्रेफरेंस इसको है, सेकंड प्रेफरेंस इसको है। इस प्रकार से अपने वोट्स का वो वरीयता क्रम निर्धारित करता है। जैसे मान लो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, 1, 2 और 3, ए, बी और सी। ये वोटर है, कोई वोटर है डी, इनको वोट देना है। अब इनमें से मान लो कि बी वाला जो उम्मीदवार है, डी वोटर के अनुसार वो सबसे अच्छा उम्मीदवार है या उनको नंबर 1 पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ वो 1 लिख सकता है। सी नंबर वाला उनको पसंद नहीं है तो फिर भी उनको वोट देना पड़ेगा, 3 नंबर पे रख सकता है और इसको 2 नंबर पे रखना होगा। तो बी वाला इस डी वोटर के अनुसार प्रेफरेंस नंबर 1 पे है। जब इनकी काउंटिंग होती है तो पहली बार जब पहली गणना होती है तो प्रेफरेंस नंबर 1 वाले की काउंटिंग की जाती है। अगर ये 50+1 आ जाता है तो इनको जीता हुआ घोषित माना जाता है। अगर 51+1 नहीं आता है, नीचे होता है, तो सबसे कम जो वोट जिसको मिले हैं उनके वोटों को बाकी व्यक्तियों में बांट करके फिर देखा जाता है प्रेफरेंस मतलब सेकंड वरीयता के नंबरों को। और ऐसा भारत के इतिहास में केवल एक बार हुआ है, वीवी गिरी के टाइम में द्वितीय वरीयता के वोटों को गिना गया था। अब हम देखते हैं कि इनकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। मतलब जितने व्यक्ति खड़े होंगे उतने ही वोट देने का अधिकार है। मतगणना किस प्रकार से होती है? राष्ट्रपति के चुनाव के उपरांत उसी व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जाता है जो एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करता है। और उस न्यूनतम कोटे का फॉर्मूला आपके सामने क्या है? वैध मतों की संख्या बटा रिक्तियों की संख्या। मतलब कितने उम्मीदवार खड़े, मतलब कितने राष्ट्रपति जी, एक ही पोस्ट है तो 1 आएगा। यहाँ कितनी रिक्ति हैं, मतलब राष्ट्रपति की पोस्ट कितनी है? 1 है। तो वैध मतों की संख्या मान लो 50 हो गई, 70 हो गई, प्लस कितने व्यक्तियों को चुनाव होना है? केवल एक व्यक्ति का चुनाव होना है, +1। ये +1 और यहाँ भी +1 करेंगे तो +1 कितने हो गए? 2। और 70 में अपन 2 का भाग देंगे, कितने आ गए? 35 में फिर देन +1 करेंगे, ये वाला +1 करेंगे, फिगर कितना आया? 36। तो कुल वैध मत मान लो 70 थे, तो उसके अंदर न्यूनतम कोटा के लिए 36 वोट चाहिए तो ही व्यक्ति जीता हुआ माना जाएगा। अदर 36 से कम अगर हैं तो सबसे कम वोट वाले व्यक्ति की प्रेफरेंस को बाकी बचे व्यक्तियों में बराबर बांट दिया जाएगा और फिर जोड़ा जाएगा। अगर 36 आ रहे हैं या वैध मतों की संख्या बटा रिक्तियों की संख्या, मतलब कितने राष्ट्रपति पद कितने? 1 है, +1 करके देखेंगे। अगर यह कोटा प्राप्त हो रहा है, अगर ये कोटा आ रहा है तो उस व्यक्ति को फर्स्ट मतगणना के अंदर उस व्यक्ति को जीता हुआ घोषित माना जाएगा। आगे बात करते हैं। गणना प्रारंभ करने से पूर्व वैध मतों को निरस्त और वैध मतों का मत मूल्य निकाला जाता है। यदि मतगणना के प्रथम दौर में किसी व्यक्ति को प्रथम वरीयता के आधार पर न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और यदि प्रथम दौर में न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो मतगणना द्वारा दूसरे दौर प्रारंभ होता है और उसके लिए उम्मीदवारों में से सबसे जो कम वरीयता है उसको प्रथम वरीयता के मतदान में हटा दिया जाता है तथा उसकी द्वितीय वरीयता के जो सबसे कम वोट प्राप्त करा है उस व्यक्ति की फर्स्ट प्रेफरेंस के वोटों को हटा दिया जाता है और उसको जो सेकंड वरीयता में जितने वोट मिले हैं उन वोटों को बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। इसके लिए उम्मीदवारों में से सबसे
पहले क्या करते हैं, प्रथम वरीयता वाले प्राप्त उम्मीदवार को मतगणना से हटा दिया जाता है तथा उसकी द्वितीय वरीयता के मत मूल्य को अन्य उम्मीदवारों में स्थानांतरित कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है तब तक कि उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा के बराबर मत नहीं प्राप्त हो जाते हैं। मान लो सबसे कम वोट किसी डी व्यक्ति को मिले तो उसको भी किसी न किसी वोटर ने एक नंबर दिया ही होगा, उसको तो उठा देंगे और सेकंड प्रेफरेंस के नंबर जितने वोटर्स ने उसको 2 लिखा है, सेकंड प्रेफरेंस दी है, उन वोट मान लो कि वो वोट 12 थे और उम्मीदवार हैं 3 में से एक तो निकल गया, ये खुद बचे कितने, एक निकालेंगे 2 बच जाएंगे। तो 12 वोट जो सेकंड प्रेफरेंस के हैं वो 6 इन 2 में बराबर बांट दिए जाएंगे और फिर न्यूनतम कोटा निकाला जाएगा। अगर न्यूनतम कोटा आ जाता है, जिस व्यक्ति ने न्यूनतम कोटा पहले प्राप्त किया उस व्यक्ति को जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। निर्वाचन संबंधी विवाद अगर हो जाता है तो उनका फैसला कौन करता है? संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है तथा उनका निर्णय अंतिम होता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद की स्थिति हो जाती है, निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस निर्वाचन संबंधी विवाद का हल किया जाता है और जो हल होता है वो एक अंतिम निर्णय होता है। उसके बाद में कोई अपील करने का क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि भारत के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करी है और शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट को बिठाया गया। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसके पूर्व भी वो अपना त्यागपत्र दे सकता है और अपने पद की समाप्ति के बाद भी तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। संविधान के अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा त्यागपत्र देने या उसकी मृत्यु हो जाने पर अन्य किसी को उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। मतलब अगर राष्ट्रपति जी किसी कारणवश त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करेगा। संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर अंदर ही हो जाना चाहिए। निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर पूरे 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति की योग्यताएं अनुच्छेद 58 के तहत बताई गई हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35। लोकसभा के लिए आप याद करें 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है और राष्ट्रपति के लिए ये 35 वर्ष निर्धारित की गई है। वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल, दिवालिया, विकृत चित्त का नहीं होना चाहिए। ये इनकी एक प्रमुख योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ जो दिलाते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संविधान की रक्षा की शपथ दिलवाता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, और यह शपथ जो है वो अनुच्छेद 60 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है और किस प्रकार से लगाई जाती है इसका उल्लेख हम करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर, आधार क्या होगा? संविधान का अतिक्रमण अगर हो रहा हो तो संसद के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत इनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए संसद में चलाई जाती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव जो संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। मतलब उस सदन के जो सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाह रहा है उनके 1/3 व्यक्ति उस प्रस्ताव पर लाने के लिए एक हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव लाना होगा, उसके अंदर 1/4 मेंबर होने चाहिए तथा इसकी सूचना 14 डेज
पहले राष्ट्रपति को देनी होगी कि हम आपके विरुद्ध एक महाभियोग लाना चाहते हैं क्योंकि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है। तो कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी? 14 डेज के पहले राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देना अनिवार्य है और संबंधित सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक सदन में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है। इसके बाद वो प्रस्ताव दूसरे सदन में आरोपों की जांच करता है, अर्थात वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है कि जो पहले सदन ने जो आरोप लगाए हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या वो सही हैं, उनकी जांच करता है। इस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं भी जाकर अपनी पैरवी कर सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को वहां भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए कह सकते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है, वो स्वयं भी आ सकते हैं और अपने किसी प्रतिनिधि को भी वहां जहां आरोप की जांच हो रही है दूसरे सदन में वहां राष्ट्रपति जी जा सकते हैं। यदि जांच के फलस्वरूप राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है और उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। आज तक भारत के संविधान में ऐसा नहीं हुआ है। हम आगे देखते हैं प्रक्रिया के बाद में राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ये राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। शक्तियाँ जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो होंगी वो 2 भागों में है, एक सामान्यकालीन और एक आपातकालीन शक्तियाँ हैं। तो आपातकालीन शक्तियाँ और सामान्यकालीन शक्तियों का हम एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। थैंक यू।